नमस्ते सर। मेरा नाम यशपाल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा परिसर इतिहास विभाग द्वितीय सत्र का छात्र हूँ। वैश्विक कोरोना महामारी के चलते घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए का अनुपालन करते हुए मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन अपने फ़ोन के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह है औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन। अनेक विद्रोहों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि ब्रिटिश व्यवस्था के पूर्व भारतीय जमींदारों, स्थानीय शासकीय अमलों तथा किसानों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध पाए जाते थे, परंतु ब्रिटिश व्यवस्था स्थापित होने के साथ ही यह सौहार्दपूर्ण संबंध जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सके। इसका एकमात्र कारण था ब्रिटिशरों द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि कर संधि व्यवस्थाएं। इन व्यवस्थाओं ने भूमि को एक संपत्ति बनाकर रख दिया और साथ में वह जो है खरीद फरोख्त की एक वस्तु बनकर रह गई। क्योंकि ब्रिटिश व्यवस्था जो है एक औपनिवेशिक व्यवस्था थी, उसका जो मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना था, अपनी धन रूपी लालसा को पूरा करने के लिए उन्होंने भूमि कर की ऐसी व्यवस्थाएं अपनाई जिनसे जो है अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने भूमि कर में लगान की ऊंची ऊंची दरें निश्चित की, साथ में ही लगान इकट्ठा करने के लिए जो है निर्धारित में निश्चित किया, जिस कारण जो पुराने ज़मींदार होते थे वह जो है लगान को समय पर इकट्ठा करने में असमर्थ रहे। ब्रिटिशरों ने पुराने ज़मींदारों को हटाकर नए ज़मींदारों को जो है लगान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी प्रदान की। ये जो नए ज़मींदार और साहूकार होते थे, ये जो है ब्रिटिश हितैषी होते थे। ये ब्रिटिशरों के हितों के लिए जो है कुछ भी कर गुजरते थे, चाहे फिर अकाल पड़े, सूखा पड़े, चाहे कुछ भी हो। ये लोग जो है ज़बरदस्ती किसानों से लगान वसूल करते थे, किसानों का शोषण करते थे और यहाँ तक कि उन पर अत्याचार भी करते थे। इसका नतीजा हमें अंत तक देखने को मिलता है कि धीरे धीरे किसान अपनी लगान को पूरा करने के लिए जो है साहूकारों, महाजनों से कर्ज लेता है तो वह अपनी संपत्ति को जो है रहन में रख लेता है। धीरे धीरे किसान के अपनी भूमि, अपनी संपत्ति और मवेशी जो है महाजनों और साहूकारों के हाथों में चले जाते हैं। उनकी स्थिति यहाँ तक हो जाती है कि अंत में वह अपनी ही भूमि में जो है उनकी जो स्थिति एक बटाईदार काश्तकार और मजदूर के समान रह जाती है। इन शोषणों से उबरने के लिए जो है किसानों ने 1780 से लेकर 1857 तक अनेक बार विद्रोह भी किए, आंदोलन किए, परंतु अंग्रेज़ों द्वारा जो है इन आंदोलनों को जो है दमन से जो है इनको दबाया गया, इनका दमन किया। परंतु 1857 के बाद जो किसान आंदोलन जो है किसानों के द्वारा किए गए, अब उन्होंने जो है इनका तरीका थोड़ा बदल दिया। अब वे सीधे अंग्रेज़ों से लड़ना जो इन्होंने शुरू किया। किसानों द्वारा जो है जगह जगह पर अनेक आंदोलन किए गए। इन आंदोलनों में जो है किसानों ने अपनी एकता दिखाई, अपने बलिदान दिए तथा अनेक संगठन बनाए। ये जो भी किसान आंदोलन हुए, ये जो एक सीमित क्षेत्र के अंदर हुए, इनमें जो है क्षेत्रीय भावना अधिक पाई जाती थी। इनकी जो अधिकतर मांग होती थी वो आर्थिक होती थी और मांग पूरा होने पर ही के साथ ही जो है ये आंदोलन भी समाप्त हो जाते थे। इन किसान आंदोलनों में जो है
इन्होंने अपनी अपना जो आंदोलन किया वो जो है ज़्यादातर इन्होंने ज़मींदारों, महाजनों और साहूकारों के खिलाफ किए। ये इनमें जो प्रमुख आंदोलन थे वो था बंगाल का नील आंदोलन। यह जो है 1859 में चलाया गया था। यह बंगाल का प्रसिद्ध आंदोलन था। बंगाल तथा बिहार में जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने ज़मींदारों से भूमियाँ प्राप्त की और वहाँ पर जो है किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया, जबकि वहाँ के किसान जो है अपनी उपजाऊ भूमि पर चावल उगाना चाहते थे। इस कारण जो है किसानों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का जो है वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में भी किया है। अंत में यह आंदोलन जो है पूर्ण रूप से सफल रहा और 1860 तक जो है नील की खेती पूर्ण रूप से बंद हो गई। इसके बाद हम बात करें तो पाबना विद्रोह जो फिर एक बार बंगाल में हुआ। पाबना जो एक आर्थिक रूप से समृद्ध इलाका था। 1859 में वहाँ पर जो है किसानों को भूमि का स्वामित्व सौंपा गया था। साथ में ही लगान वृद्धि पर पाबंदी लगाई गई थी। परंतु क्या होता है कि कालांतर में ज़मींदारों के जो है हस्तक्षेप बढ़ जाता है। ज़मींदार अपने हिसाब से लगान वसूल करते हैं तथा किसानों पर अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। इन सब से तंग आकर किसान जो है 1873 में इन ज़मींदारों के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू कर देते हैं। उन्होंने जो है अनेक अपने संगठन बनाए, सभाएं आयोजित की। साथ में जो है उन्होंने धन भी एकत्रित किया ताकि वे न्यायिक रूप से ज़मींदारों के खिलाफ लड़ सके। अंत तक जो है यह आंदोलन सफल रहता है और 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा जो है किसानों को ज़मींदारों के खिलाफ संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। उसमें जो व्यवस्था की जाती है किसानों के हितों की। इसके पश्चात हम देखते हैं दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जो पूना और अहमदाबाद जिलों में हुआ था। यह विद्रोह जो है दक्कन साहूकारों, महाजनों के खिलाफ हुआ था। यहाँ भी जो इस विद्रोह का एक मुख्य कारण बना वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसके अनुसार जो है ब्रिटिशरों ने लगान की दर 50% तक बढ़ा दी थी। अपनी लगान को पूरा करने के लिए किसानों ने महाजनों और साहूकारों से कर्ज लिया। धीरे धीरे जो है ये किसान उनके चंगुल में फंसते चले गए और इसके बाद जो है इन्होंने इनका शोषण करना शुरू कर दिया। और इससे बचने के लिए जो है 1874 में पूना और अहमदनगर के किसानों ने जो है ब्रिटिशरों या महाजनों और साहूकारों के विरुद्ध जो है वो आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन जो है काफ़ी सफल रहा। किसानों ने महाजनों की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया, उनकी दुकानों से सामान लेना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उनके खेतों में खेती करना बंद कर दिया। इसका नतीजा यह निकला कि 1879 में दक्कन कृषि अधिनियम पारित हुआ, जिसमें जो है महाजनों को जो है किसानों को महाजनों के खिलाफ जो है संरक्षण प्रदान किया गया। इसके पश्चात हम देखें तो चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था बिहार में, इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया। वहाँ भी अंग्रेज़ों द्वारा वहाँ के किसानों को नील की खेती करने का फरमान सुनाया गया था।
परंतु जब वहाँ के किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया और साथ में जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन भी शुरू किया, महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। साथ में वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भरता के गुण भी सिखाए। अंत तक जो है यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल रहा और सरकार ने अपना नील की खेती का फरमान जो है वापस लिया। इसके पश्चात हम खेड़ा आंदोलन देखते हैं। खेड़ा आंदोलन जो कि गुजरात में हुआ था, यहाँ जो है भारी अकाल पड़ने से लोगों की फसल को जो है नुकसान पहुंचा था। वे जो लगान नहीं दे सकते थे, जो भू राजस्व संहिता के अनुसार 1/4 से कम अगर फसल जो है उपजती है तो किसानों का जो है लगान माफ़ किया जाना था। परंतु अंग्रेज़ों द्वारा फिर भी इतने भीषण अकाल पड़ने के पश्चात भी जो है किसानों से लगान जो है ज़बरदस्ती वसूल रहे थे। इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने किया। साथ में गुजरात के युवा नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहन पांडे आदि ने भी जो है इस आंदोलन में जो है किसानों का सहयोग किया। अंत तक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है यहाँ के किसानों को लगान ना देने की शपथ दिलाई। इस आंदोलन का विशाल स्वरूप देखकर अंग्रेज़ों ने इसे दमनपूर्वक दबाने की भी कोशिश की, परंतु असफल रहे। अंत में महात्मा गांधी जी ने घोषणा की, यदि ब्रिटिश सरकार उन किसानों के लगान माफ़ कर देती है जो देने में सक्षम नहीं है, तो उनमें से वे किसान लगान को देंगे जो लगान देने में सक्षम है। जब सरकार ने इस आंदोलन का विशाल रूप देखा तो उन्होंने गुप्त रूप से सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जो है उन्हीं किसानों से लगान वसूल करे जो देने में सक्षम है। इसके पश्चात हम देखते हैं मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी में जैसे पावना विद्रोह हुआ था, उसी प्रकार मद्रास प्रेसिडेंसी में यह विद्रोह मालवार क्षेत्र में हुआ था। यहाँ के जो किसान थे वे जो है ब्रिटिश शासन और जमींदार और साहूकारों के शोषण से तंग हो गए थे। यहाँ तक कि 1857 तक उन्होंने लगभग 22 के करीब विद्रोह कर दिए थे, परंतु ये सभी असफल रहे। एक बार 1921 में इन्होंने साहूकारों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध फिर से आंदोलन शुरू किया। इस बार यह आंदोलन बहुत व्यापक क्षेत्र में फैला। प्रारंभ में यह आंदोलन जो है ब्रिटिश हुकूमत और स्थानीय ज़मींदारों के खिलाफ था, परंतु इन अंग्रेज़ों और ब्रिटिश जो भी ज़मींदार थे, इन्होंने जो है इसे सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया। यहाँ तक कि यह कुछ सीमा तक जो है यह सफल भी रहा। यह जो है एक हिंदू साहूकारों और मुसलमान किसानों के बीच में जो है सांप्रदायिक दंगे का एक कारण भी बना। अंत तक जो है मोपला लोग साहूकारों का जो है विरोध करते हैं। उनके साहूकारों का जब विरोध करते हैं तो यह जो है एक हिंसक रूप ले लेता है। मोपला लोग दुकानों को लूटते हैं, मंदिरों को लूटते हैं, यहाँ तक कि ज़मींदारों के जो है घरों में भी जो ये लूटपाट कर देते हैं। परंतु इस आंदोलन को जो है महात्मा गांधी, शौकत अली, अबुल कलाम जैसे नेताओं का सहयोग मिलता है। अली मुलियार जो है इसके प्रमुख नेता थे, परंतु 15 फरवरी 1922 तक जो है प्रमुख कांग्रेसी नेता और खलीफा नेताओं को जो है
अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिस कारण इसका नेतृत्व जो है स्थानीय नेताओं के हाथों में चला जाता है। ये जो है इसे और भी हिंसक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंत तक जो है 1922 तक जो है सरकार द्वारा इसे जो है दमन के सहारे जो है इसको दबा दिया जाता है। इसके पश्चात हम बारडोली सत्याग्रह देखते हैं, जो 1928 में गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया जाता है। यहाँ तक अनेक महिलाओं द्वारा इसमें सहयोग किया जाता है, जिसमें कस्तूरबा गांधी, मिट्ठूबेन आदि महिलाएं थी, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। यहाँ तक कि एक कापिल राज आदिवासी जनजाति थी, जिसने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि जब अंग्रेज़ों द्वारा लगान वृद्धि की गई तो इसका प्रभाव इन पर भी पड़ा, क्योंकि ये लोग जो है किसानों की भूमि को जोतते थे। बारडोली में जो है अंग्रेज़ों द्वारा लगान जो है 22% तक बढ़ा दी थी, जो कि प्रारंभ में 30% थी। परंतु किसानों ने जो अपने इस अत्याचारी नीति के खिलाफ जो आंदोलन किया, और साथ में जमींदार भी जो है इस लगान को जबरन वसूलते थे। सरकार ने जो है दमनकारी नीतियाँ अपनाई, परंतु फिर भी यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल रहा। अंत में सरकार द्वारा इसकी जो लगान दर 6.03% जो है निर्धारित की, और अंत तक जो है यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल रहा।